मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल से सभी लोगों को राधे राधे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से और आज के सेशन में एक शानदार प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए हम इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और कुछ ज्ञान की बातें हम करें। चलिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिशूल इनमें से किसका उपनाम है। इसमें से ये बताना है कि त्रिशूल किसका नाम है, ये उपनाम के रूप में आता है। तो आपको ये उत्तर बताना है कि किसका नाम है। हरिऔध जी का नाम है, गया प्रसाद शुक्ल का नाम है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का या मैथिली शरण गुप्त का। आपको ये बताना है कि ये किसका नाम होता है। आप ये जानते हैं कि ये जो है, आप ये जानते हैं कि त्रिशूल जो है एक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? एक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को कहा जाता है, त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। इनका एक नाम जो एक उपनाम होता है स्नेही भी होता है और एक उपनाम क्या होता है, त्रिशूल भी होता है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा प्यारे वो क्या हो जाएगा, त्रिशूल किसका है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को हम त्रिशूल उपनाम के से भी जानते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ये 2 रहा। पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर जी? जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आपको ये पता है कि अगर हम स्वर का जब विभाजन करते हैं तो यहाँ पर जिह्वा के आधार पर भी स्वर होते हैं और मुख के आधार पर भी स्वर होते हैं। यानी जिह्वा के आधार पर स्वर ये भी होता है और मुखाकृति या मुख के आधार पर भी स्वर होता है। जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में और मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने 4 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें जो जिह्वा होती है, जिह्वा के आधार पर जो स्वरों का विभाजन होता है वो कितने प्रकार से, 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं। एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है और एक पश्च स्वर होता है। क्या होता है? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो विवृत स्वर होता है, ये जो स्वर है आपका, जो विवृत स्वर है, ये बेसिकली जो है मुखाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। ये किसके आधार पर स्वर हैं प्यारे? ये मुखाकृत के आधार पर स्वर होते हैं और मुखाकृत के आधार पर जो स्वर होते हैं विवृत स्वर होता है। कौन सा? विवृत स्वर होता है। इसके अलावा अर्ध विवृत होता है। कौन सा होता है जी? अर्ध विवृत स्वर होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है, संवृत स्वर होता है, संवृत स्वर होता है और चौथा कौन सा होता है? अर्ध संवृत होता है। चौथा कौन सा होता है? अर्ध संवृत स्वर होता है। ठीक है, अर्ध संवृत स्वर होता है ये। तो यहाँ पर विवृत जो होता है वो किसके आधार पर है? मुखाकृत के आधार पर या मुख विवर के आधार पर क्या होता है? विवृत स्वर होता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि जो ऊपरी धन उक्त है का कौन सा संधि रूप सही होगा। किसका जी? ऊपरी धन उक्त का कौन सा रूप, कौन सा संधि रूप सही है। ऊपर धनुक्त का ये उपरोक्त बनेगा, उपरयुक्त बनेगा, उपर्युक्त बनेगा या उपरोक्त बनेगा। क्या बनेगा? कौन सी संधि है ये कोई आपको बताना है। संधि का आपको रूप बताना है और ये भी बताना है कौन संधि का नाम बताना है। यानी संधि नाम भी आपको बताना है कि संधि का कौन सा नाम होगा। कौन सी? ऊपर धन उक्त में यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर इसको देखा जाए यहाँ से क्या मिल जाएगा, छोटी ई, और छोटी ई का परिवर्तन किस में हो जाता है? य में हो जाता है। यहाँ पर ऊ मिल जाएगा तो बच क्या जाएगा, यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा ऊपर बच जाएगा, ई का परिवर्तन य में हो जाएगा, यहाँ से धन ऊ मिल जाएगा, ऊ बच क्या जाएगा, आधा क और तो बच जाएगा। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अब यहाँ पर देखिए यह
और य में ऊ मिलेगा तो ये हो जाएगा यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर युक्त हो जाएगा। चूंकि ये रेफर है इसलिए ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर युक्त हो जाएगा। और इस विकल्प में कौन सा विकल्प आपका सही हो जाता है, इस विकल्प में आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और ये संधि का नाम अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है, तो ऊपर धन युक्त में कौन सी यण स्वर संधि होती है, कौन सी यण स्वर संधि के अंतर्गत ये आपका शामिल है। क्लियर। तो उत्तर क्या हो गया आपका, उपर्युक्त शब्द सी विकल्प सही हो जाता है। यण स्वर संधि को ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 पर। कांटों पर लौटना पूछा है। कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या पूछा है, कांटों पर लौटना। बाधा दूर होना ये होता है, अड़चने पैदा करना, बेचैन होना, शर्मिंदा होना। क्या है, कांटों पर लौटना। कांटों पे आप लौट रहे हैं तो बाधा तो दूर होगा नहीं, अड़चन भी अब पैदा नहीं, कांटों पर स्वयं लौट रहे हैं तो अड़चन भी नहीं पैदा कर रहे हैं, और न किसी को शर्मिंदा भी कर रहे हैं। यानी कांटों पर लौटना क्या होगा, बेचैन इस कदर था सोया न रात भर। बेचैन इस कदर था सोया न रात भर, अस्को से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर। बेचैन, बेचैन तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया तूने वादा किया। तो यहां पर जो उत्तर होगा प्यारे वो क्या हो जाएगा, यहां पर बेचैन होना ये क्या हो जाता है आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। यानी कांटों पर लौटना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, बेचैन हो जाना। क्लियर। चलिए आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, चिंतामणि। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता से चतुराई घटती है, इसलिए चिंता मत करिएगा, चिंतन करिएगा। भारतीय जो पद्धति है वो पद्धति चिंतन की पद्धति है, चिंता की पद्धति नहीं है। चिंता चिता की तरफ आपको अग्रसर करती है, यानी ले जाती है, इसलिए चिंता नहीं चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, श्याम सुंदर दास का ये संग्रह है, यशपाल का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या बाल मुकुंद गुप्त का है। आपको बताना है चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो निबंध संग्रह चिंतामणि किसका है प्यारे, वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है, चिंतामणि जो निबंध संग्रह है लाल वो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का होता है। किसका, रामचंद्र शुक्ल का है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। कह रहे हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। एक भरोसे, एक ही भरोसा है, एक भरोसो एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है। क्या, एक राम घनश्याम है, एक ही राम जो सबका हित चाहने वाले हैं, चातक तुलसीदास। और तुलसीदास जी कहते हैं मैं उस चातक की तरह है, स्वाति के बूंद का मैं इंतजार कर रहा हूँ। सब कुछ वही है, मेरे अनधन सब कुछ वही है। ये कौन कह सकता है, यह कौन, भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति ही कह सकता है। किसमें, भक्ति में डूबा हुआ। भक्ति रस, वात्सल्य रस, भयानक रस, शांत रस, इसमें कौन सा रस हो जाएगा प्यारे, इससे जो रस हो जाएगा ये कौन सा, भक्ति रस हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा, ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। ये आपके विराम चिन्ह है, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प। आपसे पूछा है 7 नंबर में पूछा है जी,
7 का पूछा है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो आपसे ये पूछा जा रहा है किस विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। 7 नंबर बताएं जी, किस विराम का? इसे कहते हैं योजक चिन्ह कहते हैं, इसे हम कॉलन कहते हैं, इसे हम अर्ध विराम कहते हैं। जब हम व्याख्या करनी होती है किसी पद की, हमको व्याख्या करनी होती है लाल, तो हम किस विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं? किस विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं? ये हमारा डी विकल्प होता है। यानी किसी की व्याख्या करनी है तो हम कोलन लगाते हैं, इसके बाद हाइफन थोड़ा सा छोटा देते हैं, तो तब जा करके हम व्याख्या करते हैं। यानी डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? क्या पूछा है? शुद्ध है। क्या है? वर्तनी। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से। और इस वर्तनी में आप बताना है, ये भी बता दीजिएगा कि इसमें जो भी शुद्ध होगा उसमें कौन सी संधि होगी। वर्तनी भी बताना है और आपको संधि भी बताना है। जो भी आपकी शुद्ध होगी वर्तनी, उसमें आपको संधि भी बताना है कि कौन सी संधि होगी। आपको ये पता है कि यहाँ पर दिया गया है चरमोत्कर्ष, 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 ऐसा लिखा गया है। इसमें बताना है कि कौन सी सही है। आपका जो बनता है वो बनता है चरम, मतलब उच्च सीमा, उत्कर्ष, उत्कर्ष। चरम धन उत्कर्ष बराबर क्या बनेगा? चरमोत्कर्ष। अ उ मिलकर के ओ का निर्माण कर लेगा, ओ का निर्माण करेगा और ये बन जाएगा चरमोत्कर्ष शब्द बन जाएगा। और अ और उ का जो खेला होता है वह खेल गुण स्वर संधि में होता है। किस में होता है जी? गुण स्वर संधि में होता है। क्लियर है प्यारे? किसमें? गुण स्वर संधि में होता है। अतः जो है उत्तर हो इसका जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका। उत्तर जो सही होगा प्यारे वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इसमें संधि पूछा जाए कौन सी संधि है तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गुण स्वर संधि हो जाएगी। उत्तर अगर पूछा जाए गुण स्वर संधि, वर्तनी शुद्धिकरण से पूछा जाए तो चरमोत्कर्ष होगा। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? किसका जी? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्लियर है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आपसे कौन सा वाक्य, जो कितने होते हैं वाक्य, 3 प्रकार से हमको वाक्य का बताया जाता है कि जो वाक्य होते हैं रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य 2 होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर जब हम वाक्य को देखते हैं तो हम 3 पाते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 पाते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, इसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ये हमारा हो गया सरल वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। जैसे ही बच्चा दौड़ा वैसे ही मेरे पास आया, ऐसा यानी जैसा वैसा जब तब जहां पर आता है तो ये कौन सा वाक्य होता है? यह मिश्र वाक्य होता है। कौन सा? यह मिश्र वाक्य होता है। बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, जब और किंतु परंतु लेकिन अथवा इसलिए से जुड़ा होता है तो वहां पर कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य होता है। अतः उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे? आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लाल? उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे? इसका उत्तर ये हो जाएगा सी विकल्प आपका क्या हो जाता है? सही होता है। क्या होगा? सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, वाक्य रचना 2 भागों में विभाजित है। रचना के आधार पर वाक्य को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य को हम 8 भागों में विभाजित करते हैं। ये रचना के आधार पर वाक्य के अंतर्गत ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्या अमरों का लोक मिलेगा? क्या अमरों का लोक मिलेगा? तेरी करुणा का उपहार।
क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ऐसी पंक्ति की रचनाएं ये कौन कर सकती हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। ये पंक्ति किसकी है? क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ये जो पंक्तियां हैं ये कालजयी पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की होती हैं। ये किसकी पंक्ति है प्यारे? यह महादेवी वर्मा की ये पंक्ति होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न क्या है? कहानी। एक ना एक दिन कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। कहानी, कहानी शब्द का वचन आपको बताना है कि इसका बहुवचन क्या होगा। आप जानते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के? वचन जो होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एक वचन होता है और दूसरा होता है हिंदी में जो होता है वो बहुवचन होता है। बहुवचन होता है, ध्यान में रखिएगा, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। संस्कृत में 3 वचन होते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कहानी शब्द में जब इकारांत बड़ी हो जाए तो यहाँ शब्द जोड़ने पर बड़ी इकारांत छोटी में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ पर जो शब्द बन जाएगा वो शब्द क्या बन जाएगा प्यारे? कहानियाँ। क्या बन जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कहानियाँ सही हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाता है। तो डी विकल्प यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। कहानियाँ, कहानी का बहुवचन कहानियाँ हो गया। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है। हम जो ध्वनि न स्वर में करते हैं उनकी गणना, न व्यंजन में करते हैं, ऐसी ध्वनियों को आप ये खूब जानते हैं कि ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं प्यारे? अयोगवाह कहते हैं। क्या? अयोगवाह कहते हैं। यानी और अयोगवाह को ही हम क्या कहते हैं? स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। क्या? स्वर मिश्रित व्यंजन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? स्वर मिश्रित व्यंजन भी इसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अयोगवाह होता है। क्लियर? किशोरी दास वाजपेयी ने इसका नाम दिया अयोगवाह। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। जिसके आर पार न दिखाई देता हो, जिसके आर पार दिखाई, अगर दिखाई देगा, अगर कोई है और उसके आर या पार, इधर या उधर, आर पार अगर दिखाई देता है तो क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। तब तो पारदर्शी हो गया। दिखाई ही नहीं देता है तो यानी क्या हो गया? प्रत्यागत, पारलौकिक, अपारदर्शी। तब उसे हम क्या कहेंगे प्यारे? उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जिसके पारदर्शी नहीं है यानी दिखाई नहीं देता है, जिसके आर पार न दिखाई देता हो, दिखाई नहीं दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? अपारदर्शी के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं रावण सिर सरोज वनचारी, रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। पंक्ति में रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? तो रेखांकन क्या किया गया है? सिलीमुख किया गया है। यहाँ पर क्या आप ये जानते हैं? सिलीमुख का अर्थ होता है, क्या होता है? बाण होता है। चलाओ न नैनों से बाण रे, और भ्रमर भी होता है। क्या होता है? भ्रमर भी होता है। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ अगर चिपके हुए हैं या लगे हुए हैं या सटे हुए हैं तो ऐसे शब्दों में हम क्या करते हैं? ऐसे शब्दों में कौन सा अलंकार हम देखते हैं प्यारे? ऐसे शब्दों में हम जो अलंकार देखेंगे वो क्या देखते हैं? श्लेष अलंकार देखते हैं। क्या देखते हैं जी? श्लेष अलंकार देखा जाता है, जो श्लिष्ट धातु से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 15। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे।
एक पंक्ति है, एक कविता है और ये कविता गीत के रूप में भी गाया गया है। आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, इस पर एक गाना थोड़ा परिवर्तित हो गया है, अब के बिछड़े, ऐसा एक पंक्ति है। लेकिन ये कविता जो है ये प्रसिद्ध गीत और इसको काव्य रूप में लिखा गया है। तो आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे, यह प्रसिद्ध गीत किसका है जी? नरेंद्र शर्मा जी का है, बच्चन जी का, हरिवंश राय बच्चन, या रघुवीर साहे का है, या मुक्तिबोध का है। क्या है? आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। यह प्रसिद्ध जो काव्य है, यह जो गीत है, ये किसकी होती है प्यारे? इसको लिखने वाले जो होते हैं वो कौन हैं? नरेंद्र शर्मा जी हैं। इसको लिखने वाले कौन होते हैं? नरेंद्र शर्मा जी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या हो गया? ए विकल्प आपका सही हो जाता है। क्या हो जाता है? नरेंद्र शर्मा जी की ये प्रसिद्ध काव्य है, प्रसिद्ध पंक्ति होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? किसका नहीं है जी? वृद्धि संधि का नहीं है। जब भी नहीं पूछा जाए तो आपको इसको बॉक्स में कर देना चाहिए ताकि बार बार इस पर ध्यान जाए। पूछा है वृद्धि संधि का नहीं है। वृद्धि संधि में एक साधारण रूप में बताया जाता है कि इसमें डबल मात्रा, लेकिन कोई ऐसी बात है नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, ऐसी बात ना कॉमन सेंस के लिए बताया जाए, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। यहाँ पर अगर देखिएगा मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ, ये क्या बनेगा जी? ये सदा धन एव क्या बनेगा? सदैव बनेगा। क्या बनेगा? सदैव बनेगा, यही बनेगा। वन धन औषध बराबर क्या बनेगा जी? वनौषध बनेगा, वनौषध बनेगा, यही बनेगा। एक धन एक क्या बनेगा? एक बनेगा, एक बनेगा। और वाणी धन औचित्य बराबर क्या बनेगा? वाणियो चित्य बनेगा। क्या बनेगा? वाणियो चित्त बनेगा। क्लियर है? इसमें पूछा है कौन सा वृद्धि स्वर संधि नहीं है, तो इसमें जो उत्तर होगा आपका वो कौन सा नहीं होगा? यह कौन सा नहीं होगा? करे वाणियो चित्त जो होता है, ये वाला जो विकल्प है आपका, यानी ये जो वाणियो चित्त विकल्प है, ये जो ए विकल्प है, बल्कि यह वृद्धि स्वर संधि का न होकर के ई का परिवर्तन यो में हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि का ये निर्माण होगा। कौन सी? यण स्वर संधि का निर्माण होगा। तो यहाँ पर वाणी धुन औचित्य भी क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आइए बाकी जो है ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या हैं? ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है अजीरा का अर्थ नहीं है। क्या पूछा है? अजीरा का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है जी? अजीरा का अर्थ दुर्गा नहीं है, अजीरा का अर्थ इंद्राणी नहीं है, अजीरा का अर्थ आंगन नहीं है, या उपयुक्त सभी। आपको क्या बताना है? अजीरा का अर्थ नहीं है, हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अजीर बिहारी, अजीर मतलब क्या होता है? आंगन होता है। लेकिन दिक्कत ये है, ये अजीरा पूछा है, तो अजीरा का अर्थ क्या नहीं होता है जी? आंगन नहीं होता है। क्या नहीं होता है प्यारे? आंगन नहीं होता है। आंगन किसका अर्थ होता है? अजीर का अर्थ होता है। अजीर मतलब क्या होता है? आंगन होता है। अजीरा का मतलब नहीं होता है। अजीर का अर्थ क्या होता है? अजीर का अर्थ आंगन होता है, अजीरा का अर्थ आंगन नहीं होता। अजीरा का अर्थ दुर्गा इंद्राणी होता है, लेकिन आंगन नहीं होता है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा उसी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बर्बर विरुद्धार्थी है। बर्बर जो शब्द है ये किसका विपरीतार्थक शब्द के रूप में जाना जाता है? बर्बर का क्या हो जाएगा? बर्बर का क्या? उर्वर, उर्वर होगा, उर्वर का अनुर्वर, सीधा होगा, सभ्य होगा,
या अनुर्वर होगा। बर्बर का क्या होता है, विलोम पूछा गया है, आपको पता है, आसान सा ये शब्द है। बर्बर का विलोम जो होगा वो क्या होगा लाल, वो सभ्य हो जाएगा। बर्बर का क्या हो जाता है, वो सभ्य हो जाता है। जो विलोम बनेगा वो क्या बन जाएगा, सभ्य बन जाएगा। तो 18 का उत्तर सी विकल्प क्या सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि जो सुरपति है, वाशो है, पुरंदर है, ये निम्नलिखित में से किसके पर्याय हैं। क्या पूछा है, किसके पर्याय हैं। गंगा के हैं, मधवा के हैं, नदी के हैं, देवता के हैं। पूछा गया है जो सुरपति, वाशो, पुरंदर, इसका मतलब ये होता है, इन सभी का अर्थ क्या होता है, चाहे ये सुरपत हो, चाहे ये वासो हो, चाहे ये पुरंदर हो, इसको किसका ये पर्यायवाची है, ये इंद्र की पर्यायवाची है। और इंद्र की जो पर्यायवाची इसमें है वो क्या है, वो मधवा भी है। क्या है जी, वो मधवा है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सा, बी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। किसका पूछा है, मैथिली शरण गुप्त का पूछा है, का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, आपको बताना है। द्विवेदी युग से है, छायावाद से है, शुक्ल युग है, या छायावाद उत्तर युग है। आपको बताना है जी, मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस युग से है, किस युग से है, बताएं जी। मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है प्यारे, वो किससे है। अगर युग की बात हम करते हैं तो युग में आपको कौन सा, भारतेंदु युग मिलेगा। पहला कौन सा मिलेगा, भारतेंदु युग मिलेगा। कौन सा, भारतेंदु युग। इसके बाद कौन सा मिलेगा, द्विवेदी युग मिलेगा। कौन सा, द्विवेदी युग मिलेगा। फिर छायावाद मिलेगा, फिर छायावाद मिलेगा। इसके बाद छायावादोत्तर मिल जाएगा, वादोत्तर यहाँ पे मिल जाता है। आइए हम किस में, द्विवेदी युग पूछा है, यानी मैथिली शरण गुप्त पूछा है, तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं लाल, वो किस युग के होते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं, ये द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त। और हरियोत जी भी, ये सभी लोग किसके, आपको द्विवेदी युग के होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम 21 पाते हैं। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, उसे क्या कहते हैं। कोई एक ऐसा वाक्यांश है कि जो सामान्य अर्थ नहीं बताता है, बल्कि क्या, विशेषीकृत अर्थ बताता है। सामान्य अर्थ नहीं बताता है, विशेषीकृत अर्थ बताता है, यानी विलक्षण अर्थ का आपको प्रतीत कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, या द्विरुक्ति कहते हैं। जब आप कोई विशेषीकृत अर्थ बताया जाता है जो सामान्य अर्थ नहीं है, जैसे एक आंख से देखना। अब ये सामान्य अर्थ नहीं है कि एक आंख दाब लीजिए, एक आंख से देखना मतलब क्या है, सबको समान दृष्टि से देखना। विशेषीकृत अर्थ जब होता है तो वहां पर क्या होता है प्यारे, वहां पर जो हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी, मुहावरा। लोकोक्तियां जो होती हैं वो लोगों द्वारा कही गई बातें होती हैं, वो लोकोक्ति होती है। मुहावरा में विशेषीकृत अर्थ क्या होता है, छिपा होता है। इसलिए यहाँ पर सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 में आते हैं। टुक और टूक, ये दो शब्द है, एक टुक है, एक टूक है। शब्द युग में टूक का अर्थ बताना है। टुक और टूक में आपको ये बताना है, दोनों का अर्थ बताइए। मैं केवल टूक का पूछा हूं, आप दोनों का बता दीजिए। जो टुक और टूक है ये थोड़ा होता है, टुकड़ा होता है, घाटा होता है, बंदूक का कारतूस होता है। क्या होता है जो टुक होता है, जो टुक कहते हैं, मैं दो टूक नहीं दूंगा, यानी टूक मतलब क्या होता है, अगर बड़ाऊ की मात्रा लगा तो उसका मतलब होगा टुकड़ा होगा। टूक मतलब टुकड़ा हुआ, और टुक मतलब क्या हुआ, थोड़ा हुआ। जो ये शब्द है, ये जो टुक है,
इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा होगा या कम होगा। और टूक का जो अर्थ होता है ये क्या होगा, टुकड़ा होगा। क्या होगा जी, ये क्या होगा, टुकड़ा होगा। क्लियर, ये टुकड़ा होगा। क्लियर, तो पूछा है टूक का अर्थ पूछा है, तो यहाँ का उत्तर जो हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे, यहाँ पे टुकड़ा हो जाएगा। अगर ये टुक पूछा रहता तो थोड़ा हो जाता। क्लियर, चल अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, पूछा है कौन सा विकल्प क्या है, असंगत है, जो संगत नहीं है उस विकल्पों का आपको चयन करना है। कौन सा विकल्प है जी, असंगत नहीं है। कह रहे हैं एक समस्त पद में एक से अधिक समास हो सकते हैं, क्या ऐसा है, असंगत पूछा है। समास को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं कि नहीं, आप बताइए। 31 द्वंद्व समास का उदाहरण है कि नहीं, ये भी बताना है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, ये तो पक्का है। अव्ययी भाव समास में तो पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी इसमें तो असंगत वाली बातें नहीं है। 31 में 1 और 30 मिलकर के 31 होता है, तो यहाँ अगर हम जब छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों संख्याओं का योग करते हैं, तो वहां पर संख्या के संदर्भ में अगर एक पद वाला संख्या ना हो, दो पद वाली संख्या हो, तो वहां पर हम द्वंद्व समास का विकल्प करते हैं। यानी 31 में द्वंद्व समास का उदाहरण है जो सही है। समास को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहा जाता है, नहीं जी, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। समास को अलग जब हम करते हैं तो उसको हम विग्रह कहते हैं, विच्छेद नहीं कहते हैं। विच्छेद हम किस में करते हैं, समास का हम क्या कहते हैं, समास का हम क्या कहते हैं, विग्रह करते हैं। समास का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। और संधि का हम क्या करते हैं जी, संधि का हम विच्छेद करते हैं, संधि का विच्छेद करते हैं। अतः उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर जो हो जाएगा लाल, वो आपका हो जाता है बी विकल्प सही हो जाता है। क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। एक समस्त पद में एक से अधिक समास हो सकता है, एकदम हो सकता है। अगर पीताम्बर है तो पीताम्बर में कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, कंडीशनल है, हो सकता है, अधिक हो सकता है। लेकिन समास को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद नहीं कहते हैं, इसको विग्रह कहते हैं। इसलिए आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। असंगत यही है। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यायवाची शब्द को अन्य किस नाम से जानते हैं, किसको जी, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द को अन्य किस नाम से हम जानते हैं, अनेकार्थी शब्द के नाम से, विरुद्धार्थी शब्द के नाम के, समश्रुत के नाम से, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के नाम से, या प्रतिशब्द के नाम से, किस नाम से हम जानते हैं, किसको, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द को, यानी पर्याय एक दूसरे का पर्याय, एक ही शब्द के अन्य भी शब्दों से अर्थ जब स्पष्ट होता है तो पर्याय होता है। शब्द वही है, जैसे जल अगर शब्द है तो जल ही है, पानी मतलब जल होता है, अगर हम नीर कहते हैं तभी भी जल होता है। यानी शब्द के एक से अधिक पर्याय हों तो उसी पर्याय को हम क्या कहते हैं, पर्याय को ही हम क्या कहते हैं जी, प्रतिशब्द कहते हैं। पर्याय को ही हम क्या कहते हैं जी, प्रतिशब्द के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो गया, डी विकल्प आपका सही हो जाता है। और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न को मैं करके समाप्त करूंगा। इसका उत्तर जरूर आप लोग दीजिएगा कि इसका क्या है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। ये जरूर लिखिएगा कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी और कितना आपने सीखा। जरूर एक बार प्रयास करिएगा कि आप इस पर कमेंट दे सकें। 25 नंबर, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। यह पंक्ति किसकी है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। ये माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्ति है, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये पंक्ति किसकी है प्यारे, ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी
चौहान की ये पंक्ति होती है। अतः उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी आज का जो सेशन है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मैं पुनः एक बार आपको याद दिला दूं, सेशन कैसा लगा ज़रूर आप लिखने का प्रयास करिएगा। आज का सेशन कैसा लगा और इसमें से कितने क्वेश्चन आपने किया, कितना क्वेश्चन आपको नहीं आता था, अगर आता था तो गलतियां भी हो गई होंगी, आते हुए प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं, तो उस कभी कभी ऐसा भी होता है। इन सब बातों को आप जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम पुनः अगले सेशन मिलते हैं। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों को दिल से राधे राधे।